गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस खाली गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करें। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को सबसे पहले पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर इसको पढ़ने से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो 2024 के प्रीलिम्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ 4 क्वेश्चन डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए हैं। जैसे पहला है हमारा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, फिर एक है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। यानी कि कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे स्कीम से पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जननी सुरक्षा योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और अब अगर आप इसे डिटेल में एनालाइज करोगे तो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम से पूछे जाते हैं या स्कीम से जो मेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स इतने ज़्यादा है कि हमें उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स को ही कवर करना है, और आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्कीम्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई सालों से ये स्कीम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यूपीएससी का ज़्यादा फोकस जो होता है वो बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से ही होता है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि स्टेट से रिलेटेड स्कीम पूछा जाए। अगर वो स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है तभी उससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, अदरवाइज ज़्यादातर स्कीम्स जो है वो सेंट्रल सेक्टर से ही पूछे जाते हैं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर, वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ। यानी कि किसान को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है ये स्कीम। दूसरा है टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम फॉलिंग इनटू द डेब्ट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर। अब बेसिकली होता क्या है कि जनरली गांव में जो फार्मर्स होते हैं वो मनी लेंडर से कर्ज ले लेते हैं और जिसके बाद वो उस कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और वहां से निकल पाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। इसी चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाया है, जिसके तहत ये किसान को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके की फीचर्स को देखा जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें आपको कितना का मिलता है, तो 6,000 रुपये पर ईयर इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 एवरी 4 मंथ। यानी कि 1 साल के अंदर आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे आपको, जो कि 4-4 महीने के इंस्टॉलमेंट होंगे और हर इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये का होगा। दूसरा की फीचर्स है इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि जो किसान का बैंक अकाउंट है जो कि आधार से लिंक्ड होगा, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी को नहीं रखा गया है, डायरेक्टली गवर्नमेंट और किसान के बीच पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें किस फार्मर को एक्सक्लूड किया गया है? यूपीएससी जनरली इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि विच ऑफ द फार्मर्स आर एक्सक्लूडेड। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कि फार्मर एंड प्रेजेंट लेजिस्लेचर मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, यानी कि जो भी फार्मर्स है जो लेजिस्लेचर पे काम करते हैं, यानी कि एमपी एमएलए है। फार्मर हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने टैक्स भरा है तो भी आप इससे बाहर हो। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर इंजीनियर, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हो और फार्मर्स भी हो तो आप इससे एक्सक्लूडेड हो। ऑल सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट पीएससीज, यानी कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको भी 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, फार्मर्स एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कोई फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है तो उन सबको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है।
तो एक्सक्लूजन का कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलेंट फीचर्स कुछ और देख लेते हैं। इसके अंदर आपको लैंड रिकॉर्ड में नाम आपका होना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और झारखंड के लिए, जहाँ पे कुछ अलग ही आपका क्राइटेरिया चलता है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, तो ये प्योरली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट के ऊपर है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आपका आइडेंटिफिकेशन करके देगा, क्योंकि इसमें लैंड रिकॉर्ड चाहिए और लैंड रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के ही पास होता है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड का ही फंक्शन करेगा, ये आपको लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इसी के तहत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाया गया है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का आपका क्या करेगा, मैनेजमेंट को देखेगा। तो ये था कुछ सेलिएंट फीचर्स हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब क्योंकि इसका नाम ही है फसल बीमा योजना, तो ये फसल से रिलेटेड है। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस और डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट्स एंड डिसीजेस, यानी कि वैसे फार्मर्स जिनका क्रॉप्स डैमेज हो जाता है कोई नेचुरल वजह से या कीड़ा लग जाने से या किसी बीमारी के वजह से, तो उन्हें सरकार क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनकम स्टेबलाइजेशन, यानी कि फार्मर को एक इनकम सोर्स स्टेबलाइज करके देना। मॉडर्न प्रैक्टिसेस इंकरेज करना, जिससे फार्मर बिना किसी डरे मॉडर्न टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ आपको प्रीमियम भरना होता है, क्योंकि देखो ये एक बीमा योजना है, तो जितने भी बीमा योजना होते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम फार्मर्स भी देते हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको प्रीमियम शेयर करते हैं। कैसा है, तो अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हो तो आपको 5% प्रीमियम देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप खरीफ क्रॉप्स का कर रहे हो तो आपको 2.2% के अप्रॉक्स प्रीमियम भरना है, उसका पूरे वैल्यू ऑफ क्रॉप्स का। और अगर आपका राबी क्रॉप्स है तो उसका 1.5% वैल्यू, यानी कि अगर आपका 10,000 रुपए का अगर क्रॉप्स है तो उसका 2% आपको प्रीमियम भरना होगा। इस तरीके का कुछ खेल है। और प्रीमियम गवर्नमेंट कितना देती है सेंटर स्टेट में, तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हो तो 90% सेंटर गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। बट अदर स्टेट के लिए ये 50-50 बांटा गया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा। कवरेज रिस्क और एक्सक्लूजन किसको किसको किया गया है, तो बेसिक कवरेज क्या है, जितने भी आपके यार्ड लॉस है, यानी कि खेती जब आप बीज लगाते हो से लेके हार्वेस्ट तक, यानी कि पूरा जब तक आपने सीड लगाया से लेके जब तक आप हार्वेस्ट करते हो तब तक तो है ही। ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, यानी कि ऐसे रिस्क जो प्रिवेंटेबल नहीं है, जो इंसान के हाथ में नहीं है, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट आ जाना, इस तरीके का जो खेल है जो कि इंसान के हाथ में नहीं है, वो यहाँ पे कवर किया जाता है। एड ऑन कवरेज क्या है, कवर्ड फॉर प्रिवेंटेड सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन रिस्क, यानी कि कोई भी अदर रिस्क जो जर्मिनेशन से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। लेकिन एक्सक्लूड किसको किया गया है, तो अगर युद्ध के कारण न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज, इस तरीके के अगर कुछ डैमेज होते हैं क्रॉप्स को, तो फिर उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि वो इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के फैक्ट पॉइंट्स को उठाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप भी लिया गया है ताकि हम कवरेज को बढ़ा सके, जिसमें आपका 3 अल्टरनेटिव रिस्क मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक तो है आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर्स करते हो। एक है कप कैप, जिसमें 60% और 130% का शेयर होता है। और एक है कप कैप, जिसमें आपका 80% और 110% का शेयरिंग होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार माइंड में रखिएगा कि 3 अल्टरनेटिव रिस्क मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। अंडर विच इफ नो क्लेम इज मेड देन अ पोर्शन ऑफ प्रीमियम पेड बाय स्टेट विल गो टू स्टेट ट्रेजरी। अगर यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं करता है, क्योंकि स्टेट भी 50% पैसा दे रहा है, तो अगर फार्मर का क्रॉप्स खराब नहीं हुआ, उसने अगर उसको मतलब कि क्लेम नहीं किया, तो पूरा का पूरा प्रीमियम जो स्टेट गवर्नमेंट ने भरा था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा।
इसमें आपका एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रॉप पिक, यानी कि कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन फोटोज ऑफ क्रॉप्स, यानी कि आपके खेत के रियल टाइम फोटोज को सरकार जो है मॉनिटर करेगी। डिजी क्लेम्स, यानी कि क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, क्योंकि बीमा योजना है तो आपका अगर फसल खराब हो जाता है तो आपको क्लेम करना होगा, तो ये क्लेम होगा थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के तहत इसे क्लेम किया जाएगा इंस्टेड ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन घुमा सकता है कि इसमें एलआईसी का खेल है, यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकता है कि इसे क्लेम किया जाता है थ्रू एलआईसी, गलत, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू नहीं किया जाएगा। एंड पेड टू फार्मर अकाउंट यूजिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डायरेक्टली अकाउंट्स में चला जाएगा। साथ ही साथ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम को भी इसमें क्रिएट किया गया है, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। इससे ऊपर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ये सेक्टर से पूछा जा सकता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज प्रोडक्शन, यानी कि जब किसान बूढ़े हो जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो किसान तब भी खेती कर पाए, तो उसे कुछ पेंशन योजना मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, वो तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, बट किसान का क्या, किसान को तो पेंशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए सरकार ने इसको सोशल सिक्योरिटी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 2 हेक्टर का लैंड होना चाहिए और एज 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, और ये फंड मैनेज करता है एलआईसी। तो क्वेश्चन देखिए जहां से पूछा जाएगा वो सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका सही है, वही है कि सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी, कुछ पेंशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि जब किसान 60 साल का हो जाएगा, पहले तो उसे कुछ प्रीमियम भरना होगा, और जब किसान 60 ईयर्स का हो जाएगा तो उसे 3000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है। ठीक है, अब मंथली कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपका पेंशन वैल्यू डिपेंड करेगा। मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपीज से लेकर 220 रुपीज तक वेरी कर सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, प्रधानमंत्री श्रम, अच्छा ये मनधन योगी, हाँ, तो 21 से 40, ये देखिए यहाँ 3000 रुपए मिलेगा 60 साल के होने के बाद। यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है वही सब पॉइंट इस पीडीएफ में डाला गया है, एक्स्ट्रा का कोई भी चीज इसमें नहीं डाला गया। ठीक है, तो 55 रुपीज से लेकर 220 तक प्रीमियम वेरी कर सकता है, आप किस एज में एंटर कर रहे हैं वो डिसाइड होगा। और इस कंट्रीब्यूशन को कौन मैच करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैचिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब अगर बीच में मान लो 60 साल से पहले सब्सक्राइबर मर गया, मान लो 59 पे ही वो मर जाता है, तब क्या होगा, तो उसके स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी को 50% पेंशन रिसीव्ड होगा। यानी कि जितना भी पेंशन मिलने वाला था उस फार्मर को, मान लेते हैं उसको 3000 मिलता, तो 1500 रुपये उसकी पत्नी को हर महीने मिलेगा, ये याद रखना है। और अगर कोई फार्मर 10 साल से पहले इससे एग्जिस्ट हो जाता है, यानी कि उसने स्टार्ट तो किया था इस योजना को, लेकिन 10 साल से पहले ही इस योजना को उसने छोड़ दिया, तो उसे जितना भी पैसा जमा हुआ है वो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे लौटा दिया जाएगा। ठीक है, किसे किसे एक्सक्लूड किया गया है तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी वही सेम ही होता है जो आपका उसमें क्राइटेरिया था वही, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल के ऊपर। तो ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्यों इसको लाया गया था, बेसिकली पाम ऑयल के कंजम्पशन को, क्योंकि इंडिया क्या है पाम ऑयल इंपोर्ट करता था, तो उस समय कोविड के समय बहुत दिक्कत हुई थी, तो पाम ऑयल के यहाँ पे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। डिपेंडेंसी ऑन एडिबल इंपोर्ट्स, यानी कि ऑयल के इंपोर्ट्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा इंपोर्ट करोगे आपके बेसिकली करेंट अकाउंट में उसमें दिक्कत होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक फोकस क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल ग्रो करने का स्कोप है। ऑब्जेक्टिव 25 से 26 तक का था, एडिबल ऑयल सीड को ग्रो करने का ही इसमें है। इसमें मेन ये चीज़ क्या याद रखना है कि इसमें कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के द्वारा, IIOPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के द्वारा कुछ एरियाज को किया गया है इंडिया के अंदर, जहाँ पे पाम ऑयल को ग्रो किया जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम। तो इसे एक बार याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा स्टेट है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके।
तो ये था हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। नेक्स्ट है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस स्कीम है सरकार का, जिसमें सरकार किसान को कुछ पैसा क्रेडिट में देती है। तो पर्पस है टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स एट वेरियस स्टेज ऑफ फार्मिंग। क्या होता है कि किसान के पास उतना ज़्यादा इनपुट्स लगाने का पैसा होता नहीं है, तो कई बार किसान को क्या करना पड़ता है कि मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए किसान इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ लेंडिंग में क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है कि आप इससे ले लो, फिर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चुका दो। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कोई भी कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कॉर्पोरेटिव। याद रख लीजिएगा कि कोई भी बैंकिंग एजेंसीज हो सकता है। एलिजिबल कौन है, तो जितने भी फार्मर्स होते हैं, टेनेंट फार्मर यानी कि जो भाड़ा में कर रहे हैं, लीज में जो काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटीज यानी कि सारे टाइप के फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ इससे कुछ रिलेटेड एलाइड सेक्टर भी है, यानी कि एग्रीकल्चर से मिलता जुलता सेक्टर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इसको भी इंक्लूड किया गया है। किस टाइप के लोन यहाँ पे दिए जाते हैं, क्रेडिट लोन में आपका क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस यानी कि जब आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद भी कुछ खर्चा होता है, जैसे कि उसको स्टोर करना, उसको मार्केट में ले जाके सेल करना, वो भी कवर्ड है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, फार्मर के घर का कुछ खर्चा है वो भी ले सकता है। कैपिटल, अगर उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, सीड्स किनना है, फर्टिलाइजर किनना है, वो भी किन सकता है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट, कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ किनना चाहता है एसेट्स फार्मर अपना, वो भी किन सकता है। तो सारे टाइप का बेनिफिट उसको दिया जाता है। कुछ फीचर्स देख लीजिए इसमें है, एक तो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट में किसान 1.6 लाख तक का लोन ले सकता है बिना किसी कोलैटरल के। ये एक बहुत अच्छा चीज है कि बिना किसी कोलैटरल के आपको 1.6 लाख रुपीस का लोन मिल जा रहा है। कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। 3% का इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको, ये याद रखना है। प्रीमियम कौन देगा, प्रीमियम बैंक और बोरोवर दोनों के द्वारा 2:1 रेशियो में लिया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि 1.6 से ज्यादा अगर आप लोन लोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर भी आपको कुछ ये मिलता है। एक्सीडेंटल कॉस्ट अगर होगा तो उसके ऊपर आपको रिस्क कवरेज है। तो बेसिकली कौन कौन एलिजिबल है, तो जितने भी पीएम किसान में आते हैं वो, इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, विथड्रॉल्स आप जितना भी कर सकते हैं, एक टाइम डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये कुछ इसका फैसिलिटी है। तो जितना भी पीडीएफ में दिया है बेसिकली आपको उन सब पॉइंट्स को अच्छे से करके जाना है, स्कीम्स अगर आप करना चाहते हो तो। उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कैफेटेरिया स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है 24 से 25 के बीच में। पर्पस क्या था, इंसेंटिवाइज स्टेट टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कि इंसेंटिव्स देता है ये स्टेट टू क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ सके उसके लिए ये आपको इंसेंटिव देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, लेकिन कवरेज क्या है, ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एलिजिबल फंडिंग अंडर आरके बाई रफ्तार। ये क्या है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम, ये आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि स्टेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्टेट जो है ये इसमें प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराना चाहता है, कौन से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहता है अपने स्टेट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन द फार्मर्स एफर्ट थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फार्मर के पोस्ट और प्री एग्रीकल्चर फाइनेंसेस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का बात किया गया है। इनपुट्स, स्टोरेज फैसिलिटी सारे तरीके के प्रोवाइड किए जाते हैं। टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्कीम एज पर लोकल फार्मर्स नीड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को छूट दी गई है, हर स्टेट अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस प्लान को चेंज कर सकता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। नेक्स्ट है टू प्रमोट वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोडक्शन मॉडल दैट विल हेल्प फार्मर इंक्रीज देयर इनकम एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फार्मर का इनकम इंक्रीज हो, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। टू मिटिगेट रिस्क ऑफ फार्मर विद फोकस ऑन एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी। फार्मर क्या कर सके, अपना एडिशनल इनकम जनरेशन पे काम कर सके, उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। बैकग्राउंड क्या है, तो 2007 में इसे स्टार्ट किया गया था। 2017 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, इसी को बोला गया RKY रफ्तार, याद रखिएगा। फिर इसे चेंज करके 2022 से 23 में RKY कैफेटेरिया स्कीम किया गया। फंड्स कैसे शेयर होता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में 90:10 के रेशियो में होता है।
और सेंटर स्टेट बाकी जितने उसमें 60:40 होता है, यूनियन टेरिटरीज को 100% ग्रांट्स दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडिंग शेयरिंग से क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है। कमिंग ऑन टू कि कौन कौन से स्कीम्स को इसके अंदर मर्ज किया गया है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड एंड फर्टिलिटी, रेनफीड एरिया डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इन 4 स्कीम्स को इसके अंदर मर्ज किया गया। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरकेवाई स्कीम यानी कि इसके अंदर किस किस स्कीम को मर्ज किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। एट द लास्ट है हमारा कि सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये तो बेसिकली जानते ही हो कि किसान अपने मिट्टी का जांच करवा सकता है कि उसके मिट्टी में किन किन न्यूट्रिएंट्स का कमी है। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी किसका कंपोनेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम का ये पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस किस पैरामीटर में होता है। तो देखो, एक तो होता है 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। एक होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारा सल्फर। 3 होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये यानी कि ये ज़्यादा अमाउंट में लगता है, ये कम अमाउंट में लगता है। जितना भी आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो उसमें बेसिकली क्या होता है, एनपीके ही तो होता है ना, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, यही 3 का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका मैक्रो में आ गया। फिजिकल पैरामीटर क्या है, ये सब पीएच लेवल को चेक करता है, एसिडिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब होता है। तो ये 12 पैरामीटर से याद रखिएगा जिसके अंदर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड में टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन एग्रीकल्चर को फुलफिल करने के लिए, यानी कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है उनको फुलफिल किया जा सके, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था। ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखिएगा नाबार्ड है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ही काम करता है, इसीलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज, यानी कि जितना भी हमारा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, तो वो सबको डेवलप करने का काम है। 1 लाख करोड़ बैंक यहाँ पे अपना एसेट्स बनाया है, यहाँ पे देता है, और विद 3% पर एनम इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट देख लीजिएगा। ये सब कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि हमें हर स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, आपका फैक्ट्स ही है एक तरीके से, तो आपको इसको रटना तो पड़ेगा ही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मुझे लगा कि इस पर पूछा जा सकता है, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। यस, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि फार्मर को जितना प्राइस मिलना चाहिए वो ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो इसमें आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम है कि कितने प्राइजेस उसको मिलने चाहिए, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, ठीक है, टू कवर ऑल द ऑयल सीड ऑफ एमएसपी जो कि नोटिफाइड किया गया है, और पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम, यहाँ भी 3 चीज़ों पे ये काम करता है। तो ये हमें थोड़ा सा देख लेना होगा कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा पंडित दीनदयाल उन्नत कृषि शिक्षा योजना, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और काउ बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। आप अगर देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता है या शिक्षा देता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप बढ़ा सकते हो। मेघदूत ऐप क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, जिसमें 3 मेन एजेंसी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये याद कर लीजिएगा कि इन तीनों के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि आपका वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजर है। लोकल लैंग्वेज में आपको बता देता है कि पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर स्कीम को अच्छे से डिस्कस किया। काम बस इतना है कि आप इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए और इन सारे स्कीम्स को अच्छे से देख के याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।